हेलो बच्चों, फाइनली द डी डे हैज़ अराइव्ड। अब जे एडवांस का जो एग्ज़ाम है वो कल ही 17th ऑफ मई को है। आई थॉट दैट कि आपको लास्ट दिन किस तरह से बिताना चाहिए, इस पर भी आपसे एक छोटी-सी बात मेरी होनी चाहिए। लास्ट दिन किस तरह से गुज़रता है, कितने काम, कंपोज़्ड और फ़ोकस्ड तरीके से गुज़रता है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा रिज़ल्ट कैसा रहेगा, हम पेपर को कैसा करके आएँगे। मैंने काफ़ी सारे बच्चे देखे हैं, जो बिल्कुल अगर काम, कंपोज़्ड, फ़ोकस्ड रहते हैं, वो हमेशा ही अपनी क्षमताओं से बेटर कर पाते हैं। कई बच्चे पैनिक करते हैं, इमोशनल टर्मोइल के अंदर चले जाते हैं और वो उतना अच्छा एग्ज़ाम के अंदर नहीं कर पाते, जितना उनकी औकात थी। ठीक है? सो आप अपनी औकात के हिसाब से कर पाएँ या उससे बेटर कर पाएँ, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज का दिन और कल का दिन हमारा कैसा जाता है और आप कितने रिलैक्स तरीके से रहते हैं। तो आई हैव फ्यू पॉइंट्स टू टॉक विद यू गाइज़। फिर भी लगातार आपके जो फ़ोन आ रहे हैं, उनकी बेटा मैं लगातार मैं उठा भी रहा हूँ, मैं आपके रिप्लाई भी कर रहा हूँ, लेकिन उनमें भी सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं वही बातें बोलूँगा जो मैं इस वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ। सबसे पहली बात, आज के अगर दिन की अगर बात करें तो बेटा आज जो सैटरडे वाला दिन है, इसमें आपको पूरे टाइम कोशिश करनी है कि दिन के अंदर है ना, किसी प्रकार की कोई स्लीप नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट की भी कोई स्लीप नहीं होनी चाहिए। आज बेटा कोई टेस्ट-वेस्ट देने का कोई मतलब ही नहीं। कोई ऐसा नहीं कि कोई रैंडम टेस्ट उठा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ना ही है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने जो क्लास नोट्स बना रखे हैं ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको रीड कर सकते हो और उन अगर आप थोड़ा बहुत अगर अपने हाथों को यूज़्ड टू रखना चाहते हो, तो उसमें से कुछ ना कुछ राइट कर सकते हो, फ़ॉर्मूलाज़ राइट कर सकते हो, दैट्स इट। लेकिन कोई नया सवाल, कोई नया पेपर, कोई नया मॉक 2025 का मॉक, 2024 वाले को एज़ अ मॉक, ये सारे के सारे काम हमें आज नहीं करने हैं। दिन के अंदर में सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी बातों का ही आपको ध्यान रखना है। अच्छा खाना खाएँ, बढ़िया एकदम चिल टाइप रहें, बिल्कुल रिलैक्स रहें, क्लास नोट्स रिवाइज़ कर सकते हो। क्लास नोट्स में फ़ॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, थ्योरम और अगर केमिस्ट्री की अगर बात करें, तो केमिस्ट्री के अंदर जो याद करने वाली चीज़ें हैं, उनके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड आप कर सकते हो। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट बेटा आज की जो नाइट है, बड़ा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अच्छी नींद लेनी है बेटा, बढ़िया नींद लेनी है। अच्छा एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जिसका सेंटर बेटा शहर के अंदर है, वो भी एक बार है ना आज शाम को ना एक बार सेंटर विज़िट ज़रूर कर लें। उनके पेरेंट्स को बोल दें कि वो विज़िट कर लें। अगर आपके साथ पेरेंट्स नहीं, आप अकेले हैं, तो भी एक बार सेंटर विज़िट ज़रूर कर लीजिए कि आपका सेंटर कितनी दूर है और जाने में कितना टाइम लगेगा। रात में बेटा अच्छी स्लीप कंपल्सरी है। कोशिश कीजिए कि बेटा आप नियरली साढ़े 9-10 बजे के आस-पास आप सोने चले जाओ। अगर नींद ना भी आए, तो भी सोने जाना ही है। गुड स्लीप के लिए बड़ा मैं ये कहूँगा कि ना आप है ना सोने से नियरली 1 घंटे पहले नियरली बड़ा एक है ना एक बाथ ले सकते हो। जो कोई बड़ा जिसको पानी से एलर्जी वगैरह हो, बाथ वगैरह ना लेना चाहते हो, वो कम से कम पैर गीले करके ही है ना पैर पैर को गीला कर ले, ना तौलिए से अच्छे से पोंछ ले। उसके बाद खाना-वाना खा के बाद में वो सोने की कोशिश कर सकता है। नींद ना आए तो बड़ा आप 100 से उल्टी गिनती कीजिए। 100, 99, 98, 97 ऐसे करते-करते लेटे-लेटे है ना आप आराम से सो जाइए। हाँ, कोशिश कीजिए कि रात में आपको नियरली 7 आवर्स के आसपास की साउंड स्लीप आए। साउंड स्लीप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो आप खुद अलार्म नहीं लगाएँगे। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो आप अलार्म नहीं लगाओगे। आपके जो पेरेंट्स होंगे ना, वही आपको उठाएँगे सुबह, ठीक है? तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र होके सोओ क्योंकि जब भी इंसान अलार्म लगाता है ना, तो सबकॉन्शियसली उसको ऐसा रहता है कि ना मुझे उस टाइम जागना है, उस टाइम जागना है और कई बार वो एक्चुअल टाइम से 2 घंटे पहले ही उसकी नींद खुल जाती है और वो जो लास्ट के 2 घंटे होते हैं, उसमें पड़ा रहता है लेकिन उसकी नींद खराब होती है। जो बच्चे पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, अकेले रहते हैं, कोई बच्चा कोटा के अंदर पढ़ाई कर रहा है, कोई पटना के अंदर पढ़ाई कर रहा है, वो बच्चा ठीक है, थोड़ा उसको अलार्म लगाना ही पड़ेगा, वो अपने दोस्तों पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन जो बच्चे पेरेंट्स के साथ हैं, वो ध्यान दें कि पेरेंट्स को बोलें कि आप ही अलार्म लगाएँगे, आप ही जगाएँगे, मैं अलार्म नहीं लगा रहा। ठीक है? दैट्स इट। ठीक? अच्छी बेटा नींद लें, ठीक है? और अपना जो रूम है उसमें बेटा एसी व लो अगर आपके पास है बेटा एसी यूज़ कीजिए। हवा अगर मान लो कि अच्छे से पास हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है? बिल्कुल अच्छे से बढ़िया नींद लीजिए। रूम के अंदर कोई मच्छर-वच्छर नहीं होने चाहिए, इस बात का पहले से आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है? जो एग्ज़ाम का दिन का जो मॉर्निंग है, बेटा उसमें टाइमली उठिए, है ना? टाइमली उठने का बड़ा मेरा मतलब ये है कि इस तरह से उठिए कि आपके पास है ना ट्रैवलिंग का टाइम पूरा हो कि आपको सेंटर पर जाना है, उसमें कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट पहले से ही कर लो। सेंटर पर बेटा मेरे ख्याल में सेंटर पर कब पहुँचना है उसके हिसाब से आप उठने का टाइम डिसाइड कर लीजिए। सेंटर पर पहुँचने से पहले आप अपने घर पे अपने सारे नित्य कर्म कंप्लीट कीजिए, बेटा फ्रेश हुई है ना? ठीक है? आपको हल्का-फुल्का अगर मेडिटेशन करना है वो कीजिए। आपके जो भी रेगुलर काम है, जो आप लगातार रोज़ करते हैं, वो कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग टाइम में एग्ज़ाम में जाने से पहले कोई बहुत हेवी
ब्रेकफ़ास्ट नहीं खाना चाहिए। मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा बड़ा पराठे-वराठे नहीं खाने चाहिए, है ना? मुझे ऐसी फ़ीलिंग है कि ना केले वुड बी फाइन। आजकल बड़ा मेरे ख़्याल से वाशिंगटन वाले जो एप्पल आ रहे हैं, दे वुड बी फाइन और आधे के आस-पास रोटी जो है ना या फिर बोला आधे के आस-पास छोटा-सा पराठा जो है ना, दैट वुड बी फाइन। क्योंकि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 12 बजे तक की एनर्जी तो बड़ा ऑफ़ कोर्स चाहिए ना। तो ऐसे में ब्रेकफ़ास्ट जो है ना थोड़ा-सा आप ना लाइट करके ही चलें। लेकिन अगर मान लो कि लेट्स से कि आप साढ़े 8 बजे लेट्स से कि ना अंदर एंटर हो रहे हो, तो ऐसा नहीं कि ब्रेकफ़ास्ट 8 बजे कर रहे हो। ब्रेकफ़ास्ट थोड़ा-सा पहले ही कर लो, है ना? गैप होना चाहिए उसके अंदर, है ना? अदरवाइज़ अगर आप जस्ट थोड़ा-सा खाते हैं, तो हल्का-सा दिमाग थोड़ा-सा डाउन होता है। तो आप मतलब ब्रेकफ़ास्ट वगैरह का जो काम है ना, बड़ा लगभग-लगभग 7 बजे के आस-पास तक निपटा लीजिएगा। आप ब्रेकफ़ास्ट को बिल्कुल लाइट रखें, जो आप रेगुलर खाना खाते हैं, वही खाएँ, उसको थोड़ा-सा लाइटर वर्ज़न में रखें। मैं थोड़ा-सा जिनको प्रेफ़र करता हूँ, दैट इज़ बट ऑफ कोर्स बनाना एप्पल एंड डार्क चॉकलेट्स इफ डार्क चॉकलेट सूट्स यू ओनली देन एंड बाकी बड़ा ऑफ कोर्स आधा पराठा खाया जा सकता है या फिर बड़ा आधी रोटी खाई जा सकती है। सेंटर पर टाइम से पहुंचे बड़ा मेरा ऐसा मानना है कि बड़ा 8 एएम पर बड़ा आप जो है ना वो सुबह अपने सेंटर के गेट पे होने चाहिए। हालांकि उन्होंने रिपोर्टिंग टाइम जो है बड़ा वो 7 एएम लिख रखी है, लेकिन 7 एएम पर तो वो एंटर होने देते भी नहीं है। वो 8 एएम से ही एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। तो आप तो बिल्कुल 8 डॉट, हालाँकि एंट्री हो सकता है कि 8:05 पे स्टार्ट हो, 8:10 पे स्टार्ट हो, लेकिन आप तो 8 बजे बिल्कुल मॉर्निंग के अंदर गेट के ऊपर खड़े मिलेंगे, ये तय है। ठीक? आपको कैसे ट्रैवल करना है, क्या करना है, वो आप सोच लीजिएगा। 8 बजे आप बिल्कुल गेट के ऊपर होना चाहिए, आप एग्ज़ैक्टली इसी तरह से आप बेटा जाएँगे, ठीक है? नाउ द एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टाइम बेटा दैट इज़ है ना 8:35 से लेकर 9 बजे के बीच का जो टाइम है, बेटा मैं इसको थोड़ा-सा डिस्कस करना चाहूँगा। आप बेटा जैसे ही नियरली साढ़े 8 बजे अपनी उस कुर्सी पर बैठेंगे, सामने बेटा आपके पास आपका कंप्यूटर होगा, तो 8:35 पे बेटा आपको लॉगिन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। जैसे लॉगिन स्टार्ट हो जाएगा, 8:35 से लेके 9 बजे के बीच का ये जो टाइम इंटरवल है, ये जो 25 मिनट का जो समय है, ये ऐसा मान के चलो कि सबसे इम्पोर्टेंट समय है पूरे दिन का। इसमें स्क्रीन के ऊपर इंस्ट्रक्शंस और मार्किंग स्कीम लिखी हुई आएगी और जेईई एडवांस जैसा अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम जो है, फ्रेश एग्जाम जो है जिसका ना हमें पैटर्न पता, ना जिसके मैक्सिमम मार्क्स पता, जिसमें ना हमें मार्किंग स्कीम पता, उस एग्जाम को मुझे किस तरीके से फेस करना है ये डिसाइड होगा मार्किंग स्कीम और इंस्ट्रक्शन पढ़ने में। और वो मार्किंग स्कीम और इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए आपको बेटा ये 25 मिनट्स मिलेंगे और इन 25 मिनट्स से हम लोग डिसाइड करेंगे कि मैं पेपर को किस तरह से फेस करने वाला हूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लो कि ना इंस्ट्रक्शंस में ऐसा लिखा हुआ आ गया कि ना इस बार मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चंस जो है ना उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मान लो ऐसा लिखा हुआ आ गया। तो ऑब्वियस बात है कि मैं पहले से हो सकता है कि ऐसा सोच के आया हूं कि यार मैं मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चंस को थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, लेकिन अचानक से मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन के प्रति थोड़ी सी एफिनिटी मेरी इंक्रीज हो जाए। इस साल क्या पता बेटा पिछले 3 साल से ना पैराग्राफ के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पता इस बार पैराग्राफ के अंदर सिंगल चॉइस क्वेश्चंस पूछ रखे हो, हू नोस। पैराग्राफ के अंदर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे वो थोड़े से टफर साइड के थे, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि पैराग्राफ में जब सिंगल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेटिवली आसान होते हैं। तो हल्का सा दिमाग में आप उनको सेट कर लेना कि हाँ इस बार ये वाले सवाल पूछे, ये थोड़े से रिलेटिवली आसान होते हैं, तो आई शुडंट अवॉइड देम, रादर आई शुड स्पेंड सम टाइम विद देम। आई होप यू गेट द पॉइंट। मान लो कि बेटा इस बार है ना पेपर 360 का नहीं हुआ ना, पेपर लेट्स से कि 390 का हुआ, 420 का हुआ, 330 का हुआ, कितने मार्क्स का हुआ, तो वो सारे के सारे जो मार्किंग स्कीम होगी वो भी एग्जैक्टली आपके स्क्रीन के ऊपर सारे सारे लिखी हुई आ जाएगी। उसी मार्किंग के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे मैं एग्जैक्टली करना क्या है। हु नोज कि है ना वो इस बार कोई है ना अच्छा खासा मैथ्स तो कलम पूछ ले। लास्ट ईयर बिल्कुल सिंपल सिंपल मैथ्स तो कलम पूछे, इस मैथ्स तो कलम है ना उसके नीचे बड़ा एससीक्यू बिल्कुल सिंपल, क्या पता इस बार टफ पूछ ले। इस बार खुद ही कहें कि आप ये सारे के सारे मैच करो, हम एससीक्यू में बना के कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो ऑब्वियस बात है ऐसे केस में आपका जो मैट्रिक्स मैच वाला जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा टफर साइड में चला जाएगा। तो मैं कौन सा सवाल पहले करूंगा, कौन सा सवाल बाद में करूंगा, ये इन 25 मिनट के अंदर हम काफी हद तक अपना खाका दिमाग के अंदर रेडी कर लेंगे। अगर आपने इस 25 मिनट के अंदर इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लिए हैं, तो अगला स्टेप ये है कि उसको दोबारा पढ़ें। समझ गए? एक बार पढ़ लिया, दोबारा फिर से सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़े। नेगेटिव मार्किंग कहाँ-कहाँ है, कहाँ-कहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कहाँ-कहाँ कैसे-कैसे नंबर हैं, क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस है, सारे के सारे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को 2 बार पढ़ें। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद भी अगर आपके पास मान लो कि लेट्स से टाइम बच गया, तो ऐसे केस में अचानक से एंग्ज़ायटी अटैक करती है, क्योंकि अभी तक पेपर तो खुला नहीं है। तो ऑफ कोर्स इंसान खाली है और खाली दिमाग बड़ा ऑफ कोर्स शैतान का घर होता है। तो ऐसे केस में आप साइड में पेपर पे कुछ हल्के-फुल्के मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए टफ-टफ। 117.35 मल्टीप्लाइड बाय 12.23 80 मल्टीप्लिकेशन कर लो। रूट ऑफ 80 निकाल लो, है ना?
या फिर बेटा 123.12 डिवाइडेड बाय 11.27 ये डिवीजन कर लो। ऐसे 2-3 मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लो। जब ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लो उसके बाद, जैसे ही आप हल्के-फुल्के ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या रूट निकालोगे, आपका दिमाग अचानक से एक्टिव हो जाएगा और वो जो अचानक एक्टिव हुआ जो दिमाग है, वो बड़े आराम से आपको पेपर के अंदर हेल्प करेगा। पेपर के अंदर, है ना, आपको कोई किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आपने पिछले डेढ़ महीने के अंदर कोई न कोई आपने एक पैटर्न बना लिया होगा कि मैं ये सवाल पहले करूँगा, फिर बाद में करूँगा, फिर ऐसे करूँगा। हमने एटीएस के अंदर भी पूरी तरह से कोशिश की है। हमने कम से कम 7 पेपर ऐसे लिए जो लास्ट के 3 साल वाले पैटर्न के साथ मैच नहीं करते थे। वो किसी पुराने पैटर्न से थे। आपने नोटिस किया होगा। तो हमने आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से ट्रेन करके भेज रखा है कि अगर पैटर्न में अगर चेंज आए, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, कॉम्पिटिशन वालों ने मेरे को इस तरह के पेपर दे रखे हैं। तो पेपर के अंदर हो सकता है कि कोई डीमन्स हो। बट दैट इज़ टोटली फाइन। एडवांस के अंदर पेपर के अंदर डीमन्स होते हैं। आपके साथ अच्छी बात ये है कि आपका माइंडसेट ही ये है कि मैं तो डीमन्स को फेस करने ही तो आया हूँ। जो बाकी दूसरा बच्चा है, जो आपके पीयर ग्रुप का जो बच्चा है, जो आपसे हो सकता है कि पढ़ने में ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन उसकी एग्ज़ाम स्किल्स इतनी कमज़ोर है कि वो डीमन्स देखते ही घबरा जाता है और वो डीमन्स देख के इतना घबराता है कि वो 2+2 = 5 करता है। इसीलिए तो जेईई एडवांस जैसे कट ऑफ जैसे एग्ज़ाम की कट ऑफ 25%, कई बार 17%, कई बार 15% जाती है। इसीलिए जाती है। तो देयर विल बी डिमंस इन द पेपर। पेपर में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा ही होगा। पैराग्राफ में एमसीक्यू आ सकते हैं, मैट्रिक्स में पूछ सकते हैं, पेपर हो सकता है 360 का ना हो। पेपर में हो सकता है कि इस बार, है ना, 48 क्वेश्चंस ना पूछे, हो सकता है कि इस बार 54 पूछे, हू नोज़? एंड व्हाई शुड हैव वी हैव टू नो? हमें पहले क्यों जानना है? एग्ज़ाम में लिखा होगा वैसे कर देंगे। तो इसी माइंडसेट से अपन पूरे-पूरे एग्ज़ाम को देंगे कि हाँ भाई, जैसा पेपर आएगा मैं उसके हिसाब से हर चीज़ के लिए रेडी। पेपर के अंदर किसी प्रकार से कोई नए एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। जिस सीक्वेंस में आप पहले से सोच के गए हो कि मुझे पहले ये वाले सवाल करने हैं, फिर ये वाले करने हैं, फिर ये वाले करने हैं, मुझे एग्ज़ैक्टली उसी हिसाब से ही सीक्वेंस में पेपर करना चाहिए। हालाँकि मेरे मन में भी एक सीक्वेंस था कि ऐसे-ऐसे करना चाहिए, लेकिन मैं बोल नहीं रहा। मैं बोल क्यों नहीं रहा? क्योंकि मेरा बोलने वाला जो सीक्वेंस है, वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। मेरे मेरे बोलने वाला वर्क नहीं करेगा। जो आपने सीक्वेंस बना रखा है पेपर करने का, आपके लिए वही वर्क करेगा। मेरे को जो सीक्वेंस बोलना था, आपने अगर नोटिस किया तो मैं नियरली 21 दिन पहले बोल चुका था। लेकिन उसके बाद अगर आपने ट्राई करना हो तो कर लिया होगा। अब आपके पास जो आपने जो स्वीट स्पॉट ढूँढ रखा है, बस उसी को ही फ़ॉलो करो कि हाँ, मेरे लिए ये वर्क कर रहा है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी पर ही फ़ोकस करना है, बाकी कोई कुछ भी करे। फेयर एनफ। इस तरह से आप आराम से एग्ज़ाम को दीजिए एंड एग्ज़ाम विल बी अ रोलर कोस्टर राइड। उसमें कुछ न कई बार इमोशंस ऐसे आएँगे कि अरे! मैं तो भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे को तो सब आता है, 3 सवाल लगातार सही कर दिए। है ना? जो-जो आंसर निकाल रहा हूँ वो ऑप्शन में भी है। तो ऐसी फीलिंग भी आएगी। बीच में एक बार ऐसी फीलिंग भी आएगी कि यार ना, मेरे से तो सवाल ही नहीं टच हो रहे, मुझे तो ये नहीं पता लग रहा कि ये वाला सवाल फिज़िक्स का है, केमिस्ट्री का है या मैथ्स का है। हर तरह की फीलिंग आएगी एंड हर तरह की फीलिंग आएगी। आपको सिर्फ़ इमोशनली इतना एकदम अलूफ़ रहना है कि हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलता रहता है। पेपर है टफ, इट्स ओके। मैं तो आसान सवाल ढूँढता हूँ, मैं तो भिखारी हूँ। मैं तो जहाँ-जहाँ से 4 नंबर मिलेंगे वहाँ से ले लूँगा। जहाँ से मुझे 4 नंबर की भीख नहीं मिल रही, मैं वहाँ पर ज़्यादा देर तक बैठा नहीं रहूँगा। मैं तो देखूँगा कि अगले 4 नंबर कहाँ पे है। जहाँ-जहाँ 4 नंबर, 5 नंबर बैठे होंगे, मैं वहाँ-वहाँ से उस 4-4, 5-5 नंबर की भीख लेके काफ़ी सारा इकट्ठा मामला कर लूँ। मैं तो ऐसे चाहूँगा, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट टाइम बेटा इसके बाद, ऑफ कोर्स बेटा, ये वाला 25 मिनट इम्पोर्टेंट है। फिर 3 घंटे एग्ज़ाम कैसे करना है, मैं आपसे कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। अब आती है ब्रेक की बात। जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलोगे ना, बिल्कुल तय बात है कि आपके आस-पड़ोस के अंदर कोई न कोई चंपू लौंडा ऐसा होगा, जो ये बोलेगा कि ये पेपर तो जेईई मेन लेवल का था। इतना आसान था कि मैंने 54 के 54 सवाल कर दिए। इतना ईज़ी कैसे पूछ सकते हैं आईआईटी वाले पेपर यार? इस बार तो लगता है कट ऑफ बहुत ही जाएगी और अपन हो सकता है कि उन 54 में से सिर्फ़ और सिर्फ़ 31 सवाल ही करके आए हों। तुम अचानक से घबरा जाएँगे कि अबे ये क्या कर रहा है? अबे झूठ बोल रहा है वो। बल्कि मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम बोलो ऐसा गेट से बाहर निकलते वक़्त, पेपर तो बहुत ही आसान था, जेईई मेन लेवल का था। मैं तो 54 में से 52 कर ही आया वगैरह-वगैरह। तो ऐसे बच्चे बोलेंगे। आपको ऐसी किसी आर्गुमेंट के अंदर पड़ना ही नहीं है और आपको ना ही किसी की बात सुननी है, नहीं सुननी। जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकले, जो पेपर आपके हाथ में है, उसे बिल्कुल साइड में रख देना। अच्छा, पेपर तो हाथ में है ही नहीं, पेपर तो ऑनलाइन है। जो पेपर हो चुका उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना। आप जैसे जाएँगे अपने मम्मी-पापा के पास जाओ, अगर आपको जो भी एग्ज़ाम दिलाना है उनके पास जाइए और रेस्ट कीजिए। हल्का-फुल्का कुछ खाना-पीना कीजिए। अगेन खाने-पीने में जो मैंने बातें बोल रखी है बेटा, एप्पल कर लिया, बनाना कर लिया, डार्क चॉकलेट कर ली या फिर बेटा क्या कहते हैं, हल्का-फुल्का कोई आधा पराठा खाना है तो वो खा लिया। कोई बाहर का जूस-वूस नहीं पीना, कोई बाहर की कोई ख़ास चीज़ नहीं खानी। जो घर की चीज़ है, जो आप घर से बना के लेके आए हो, उसी से काम चलाओ या फ्रूट से काम चलाओ। कोई नई फ्रेश चीज़ हो तो खा सकते हो, अदरवाइज़ कोई चीज़ नहीं खानी है ऊट-पटांग, ठीक है? फिर आप कोशिश कीजिए
कि आपको 15 से 20 मिनट की अच्छी सी नैप आ जाए। अगर इस ब्रेक के अंदर आपको नैप आ गई ना, बिलीव मी, आपका पेपर 2 पेपर 1 से बेटर जाएगा। मैं बिल्कुल 100% गारंटीड। अब ये नैप कैसे आएगी, ये आप आज ही सोचो। जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जो लोग गाड़ियों से जा रहे हैं, वो गाड़ी को रखें किसी पेड़ के नीचे और गाड़ी का एसी कर दें एकदम ऑन और आपको लिटा दें पीछे वाली सीट पे। और आपको ना बोल दें, आप अपने पेरेंट्स को बोल दो, यार मेरे को तो आधे पौन घंटे बाद उठाना। हालाँकि वो आप बोलोगे कि आधे पौन घंटे बाद उठाना, लेकिन आपके खुद की नींद ही बेटा 20 मिनट के अंदर उतर जाएगी। जैसे 20 मिनट में नींद उड़ जाए, बेटा वैसे आप आके अपना बाकी अगर कुछ रिवीजन करना हो तो कर लो। जो बच्चे गाड़ियों के साथ नहीं जा रहे हैं, जो गाड़ियाँ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेटा कोई पेड़ पकड़ो, उस पेड़ के नीचे आराम से चटाई बिछा के लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नो वन इज़ गोइंग टू जज यू, है ना? अपन दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ी बैठे हैं, अपन तो एग्ज़ाम निकालने बैठे हैं। आराम से चटाई बिछाओ और बड़े आराम से लेट जाओ तुम। और अगेन पेरेंट्स को बोल दो या फिर जो भी आपको एग्ज़ाम दिलाना है, उनको बोल देना कि मेरे को ना आधे घंटे बाद जगा देना। अगेन आधे घंटे नहीं, 20 मिनट बाद ही अपनी नींद तो उड़ ही जाएगी। ये अगर नींद आ गई ना बेटा अपन को, ये मान के चलना कि अपन पेपर फोड़ ही देंगे। उस 20 मिनट में कोई फ़ॉर्मूले रटना-वटना कुछ नहीं होना। नींद अगर आ गई ना, एग्ज़ाम परफेक्ट जाएगा। फिर जैसे ही उठो, बड़े आराम से हाथ-मुँह धो थोड़ा-सा और थोड़े-से अगर फ़ॉर्मूले देखना चाहो, देख लो। दैट इज़ टोटली फाइन। और एग्ज़ाम जस्ट एंटर करो, अगेन उससे पहले अगर बेटा जो बच्चे डार्क चॉकलेट वगैरह खाते हैं, वो अपनी डार्क चॉकलेट वगैरह खा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पहले जो जो ब्रेक हुआ है, उसमें जब एग्ज़ाम में एंटर करो, तो कोशिश करना कि बेटा एग्ज़ाम पर आप अगेन गेट पर 1 बज के 40 मिनट पर तो पहुँच ही जाओ। 1 बज के 40 हो सकता है कि बेटा ठीक है, वो 1:45 पे बुलाएँ, 1:50 पे बुलाएँ, आप 1:40 पे गेट पे होने चाहिए। ठीक है? अगेन बेटा जैसे आप 1:40 पे गेट पे होंगे, अगेन 2 बज के 5 मिनट पे आपकी जो स्क्रीन होगी उस पर इंस्ट्रक्शंस और मार्किंग स्कीम आ जाएगी। अगेन जैसे इंस्ट्रक्शंस और मार्किंग स्कीम आएगी, सबसे पहले क्या सोचना है कि मुझे सारे इंस्ट्रक्शंस और सारी मार्किंग स्कीम 2 बार पढ़नी है। क्योंकि इस बार बेटा पेपर में इंस्ट्रक्शंस और मार्किंग स्कीम नहीं होगी, न्यू होगी। है कि नहीं? आप अगेन बेटा इंस्ट्रक्शंस और मार्किंग स्कीम को अच्छे से पढ़ें और इंस्ट्रक्शंस और मार्किंग स्कीम को पढ़कर फिर डिसाइड करें कि मुझे पेपर को किस तरह से फेस करना है, किस तरह सारे-सारे पेपर को करना है। आराम से बेटा फिर पेपर दें। एग्ज़ाम के बाद जब बाहर निकलें, उसके बाद आप चाहो तो बेटा फ़ोन कर लेना मुझे, मैसेज कर देना। पेपर वगैरह में कुछ बताना चाहो कि सर कितने सवाल थे, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या थे, पिछले साल के मुकाबले ईज़ी था, मॉडरेट था, टफ़ था। सर मुझे 2 सवाल याद है, मैं आपको बताऊँगा कि वो वाले सवाल कैसे-कैसे हैं। तो बेटा मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है? कई बच्चे बेटा मेरे ख्याल से ना वो जो क्या कहते हैं जो रफ शीट होते हैं ना उसको भी बाहर ले आते हैं। तो रफ शीट बाहर ला रखी है उसकी फ़ोटो भेजना चाहो, फ़ोटो भेज दो, कॉल करना चाहो, कॉल कर लो, आलोक सर को कॉल ना करना चाहो, उनको कॉल कर लो, जो भी आपको बेटा करना हो वो कर लेना। अपने जो भी आपके टीचर्स हैं उनको कॉल करो, बातें करो, बकैती करो, खेलो-कूदो और अगर चाहो तो बेटा हमारी सपोर्ट टीम को भी बेटा तुम कॉल करके पेपर का पैटर्न भेजना चाहो, पेपर का पैटर्न भेज देना कि इतने सवाल थे, ये मार्किंग स्कीम थी या बेटा क्या कहते हैं उसको है ना जो कोई सवाल अगर मेमोरी बेस्ड अगर आपको याद हो, तो आप इन नंबर पे अगर भेजना चाहो तो भेज सकते हो। मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूँ बेटा, जिस एग्ज़ाम के अंदर 2.5 लाख बच्चे बैठ सकते हैं, 2.5 लाख ने लेकिन फॉर्म नहीं भरा होता है। पेपर 1 देने जाएँगे, उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पेपर 2 देने ही नहीं जाएँगे। कुल मिलाकर सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी ऐसी फीलिंग है कि 1.5 लाख बच्चे ही ऐसे होंगे जो दोनों पेपर देंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि जो बच्चा जेईई एडवांस जैसा एग्ज़ाम दे रहा है वो बहादुर है एंड बहादुर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? कम आईक्यू, एप्टीट्यूड, पढ़ाई-लिखाई में कम होना सब चलता रहता है, लेकिन बहादुर होना चाहिए, कायर नहीं होना चाहिए। अगर आप दोनों पेपर दे रहे हो तो आप बहादुर हो, ठीक है? और फिर तो बड़ा ठीक है, जैसे अपने साल भर में, 2 साल में, 3 साल में जैसी पढ़ाई की है, उसके हिसाब से रिज़ल्ट आ ही जाएगा। बिल्कुल रिलैक्स रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जो भी आपने मेहनत की है, उसका रिज़ल्ट आपसे कोई नहीं छीन सकता। सो बिल्कुल स्टे काम, स्टे चिल एंड मैं फिर से इस बात के ऊपर रिपीट करता हूँ, जेईई मेन का एग्ज़ाम सबका अच्छा होता है, रिज़ल्ट सबका खराब आता है ना? एडवांस का एग्ज़ाम सबका खराब होता है। रिज़ल्ट ऑन एन एवरेज जितना खराब एग्ज़ाम होता है ना, उससे बेटर आता है। क्योंकि है ना, सवाल टफ़ होते हैं, मार्किंग स्कीम थोड़ी टफ़र साइड की होती है और है ना, कम नंबरों पर भी कई बार अच्छी आईआईटी मिल जाती है। सो कीप फाइटिंग। उस 6 घंटे के अंदर अपना जो फाइटर है, उसको लगातार ज़िंदा रखें और लगातार फाइट करते रहें। हर एक 4 नंबर के लिए मुझे और मिल जाएँ और मिल जाएँ। खूब स्वार्थी बनना, खूब लालची बनना उन 6 घंटों के अंदर। ठीक है? चलिए मेरी तरफ से इतना ही था एंड ऑल द बेस्ट। बाय-बाय।